डियर स्टूडेंट्स, अब हम ह्यूमन एवोल्यूशन पार्ट 2 पे हैं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन जो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो एंटायर ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी है उसे हम सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली नीट में पूछे जाते हैं वो आपसे इजीली बन जाएं। तो एंटायर ह्यूमन एवोल्यूशन को चलिए हम सब 3 पार्ट्स में बांट दे रहे हैं। आप मिड में नाम देख रहे हैं, एप मैन लिख रखा है मैंने। ये वैसे ह्यूमन एंसेस्टर थे जो देखने में एप्स की तरह दिखते थे। वो मॉर्फोलॉजिकली एप्स की तरह वो दिखते थे। उनका जो प्रेजेंट लिविंग मॉडर्न मैन है उनसे थोड़ा उनका डिफरेंट अपीयरेंस था। तो एप मैन लिखा मैंने, और एप मैन से पहले जो थे उनके लिए मैंने टाइटल दे रखा है प्रायर टू एप मैन, और एप मैन के बाद जो हैं उसके लिए मैंने नाम दे रखा है मॉडर्न मैन। तो जरा कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम लोग नोटिस कर लें कि एप मैन और मॉडर्न मैन में क्या डिफरेंसेस हैं। आप बोर्ड पे जैसा नोटिस कर रहे होंगे, एप मैन जो थे उनका प्रोनाथस फेस था। प्रो मीन्स आउटसाइड, एक्सटेंडेड, नाथोज मीन्स जॉ, मतलब फेस जिसमें जो जॉ है थोड़ा एक्सटेंडेड हो, आगे निकला हुआ हो, ऐसे जॉ फेस को हम प्रोनाथस फेस कहेंगे। तो एप मैन का जो फेशियल अपीयरेंस था, उनका जॉ निकला हुआ था, जैसा कि आप प्रेजेंट डे एप्स में देखेंगे, चिंपांजी गोरिल्ला में। और उनमें चीन नहीं था, जैसे हम लोगों में ये चीन जो बना हुआ है, फेस लंबा है, उनका फेस साइज छोटा था और उनमें चिन्ह नहीं था, जो एप मैन जिनको बोल रहे हैं हम लोग। और जो लिविंग मॉडर्न मैन है, इनके फेस को ऑर्थोनैथस फेस कहेंगे। ऑर्थोनैथस फेस मतलब जिसमें जॉ एक्सटेंडेड ना हो, जो जॉ है वो नाजल टिप के पीछे तक हो, तो ऐसे फेस को हम ऑर्थोनैथस फेस कहेंगे। और इनमें चिन्ह प्रेजेंट नोटिस करेंगे आप, ये जो चिन्ह है ये प्रेजेंट है। इनका रिलेटिवली स्मॉल हेड था और लिविंग मॉडर्न मैन का लार्ज हेड। और इनका जो बॉडी था वो फुली इरेक्ट नहीं था, बॉडी बेंड था लाइक दिस। और जो मॉडर्न मैन है ये फुली इरेक्ट पोस्चर वाले हैं। और इनसे एप मैन से पहले जो थे उनको हम लोगों ने ये नाम दे रखा है। अब एप मैन से पहले जो इवॉल्व हुए थे उसमें आप याद है कि सबसे पुराने हैं ड्रायोपिथेकस एंड प्रोकॉन्सल, जिनका एग्जिस्टेंस 15 मिलियन ईयर्स एगो था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्रायोपिथेकस से 2 इवोल्यूशनरी लाइन इवॉल्व हुआ है। ड्रायोपिथेकस से एक इवोल्यूशनरी लाइन ह्यूमंस की तरह और एक अनदर इवोल्यूशनरी लाइन एप्स की तरफ गया है। तो ड्रायोपिथेकस से जो 2 इवोल्यूशनरी लाइन इवॉल्व हुआ, इसीलिए ड्रायोपिथेकस को कहते हैं कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस। तो याद रखिए, ड्रायोपिथेकस से जो इवोल्यूशनरी लाइन एप्स की तरफ इवॉल्व हुआ, उसमें डायरेक्ट लाइन एप्स के इवोल्यूशन का प्रोकॉन्सल से माना जाता है। ड्रायोपिथेकस से तो 2 इवोल्यूशनरी लाइन से इवॉल्व हुए हैं, तो जो ड्रायोपिथेकस से इवोल्यूशनरी लाइन एप्स की तरफ गया, प्रोकॉन्सल से वो डायरेक्ट लाइन इवॉल्व माना जाता है। और ड्रायोपिथेकस से ह्यूमंस के तरफ जो इवोल्यूशनरी लाइन डेवलप हुआ है, उसमें डायरेक्ट लाइन रामापिथेकस से माना जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन इवोल्यूशन का जो लाइन है ड्रायोपिथेकस से, वहां वो लाइन डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हुआ है, तो आपका आंसर होगा रामापिथेकस। एप्स का जो इवोल्यूशनरी लाइन है वो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हुआ है, तो आपका आंसर होगा प्रोकॉन्सल। और कॉमन एंसेस्टर कौन है एप्स और ह्यूमंस का, तो इसका ड्रायोपिथेकस आंसर है। आप याद देखिए, ड्रायोपिथेकस और प्रोकॉन्सल का जो एग्जिस्टेंस टाइम है हमारे प्लेनेट पे, वो 15 मिलियन ईयर्स अगो। आप याद देखिए, रामापिथेकस, शिवापिथेकस एंड केन्यापिथेकस, इन सब का जो हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्टेंस पीरियड है, टाइम है, वो 12 to 15 मिलियन ईयर्स अगो है। यानी ये जो है वो ड्रायोपिथेकस के कुछ दिनों के बाद प्लेनेट पे थे। अब यहाँ से एक हम इवोल्यूशनरी लाइन डेवलप कर लें, क्या सीक्वेंस है लिविंग मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन का। तो ड्रायोपिथेकस से स्टार्ट कीजिए, वहां से ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एप मैन के कैटेगरी से बिलोंग करता है।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से आप निएंडरथल मैन को हटा देंगे, नहीं लेंगे। होमो इरेक्टस से क्रो-मैग्नन मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन से लिविंग मॉडर्न मैन। तो क्या सीक्वेंस हम लोगों ने अरेंज कर लिया? ड्रायोपिथेकस से इवोल्व हुए रामापिथेकस, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलो से होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस एंड देन क्रो-मैग्नन मैन, देन लिविंग मॉडर्न मैन। अब याद रखिए कि रामापिथेकस से जो डायरेक्ट लाइन स्टार्ट हुआ है ह्यूमन एवोल्यूशन का, रामापिथेकस से लिविंग मॉडर्न मैन के बीच में जो डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है, उसमें दो जो ह्यूमन एंसेस्टर हैं वो डाइवर्स लाइन के माने जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, डायरेक्ट लाइन यहाँ रामापिथेकस से स्टार्ट हुआ और ये अभी लिविंग मॉडर्न मैन पे आकर के रुका हुआ है। आगे भी एवोल्यूशन हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट डे में ये लिविंग मॉडर्न मैन तक इवोल्यूशन लाइन ग्रो कर चुका है। तो इस इवोल्यूशनरी लाइन से दो ह्यूमन एंसेस्टर डाइवर्स हैं, ये अनदर इवोल्यूशनरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो हैं हेडेलबर्ग मैन एंड निएंडरथल मैन। ये ह्यूमन इवोल्यूशन के लाइन से अलग इवोल्यूशनरी लाइन को शो करते हैं। आप याद रखिए जो हेडेलबर्ग मैन और निएंडरथल मैन है, ये एक अलग से इवोल्यूशनरी लाइन के रूप में इवोल्व हो रहे थे और ये ब्लाइंडली ये इवोल्यूशन एंड कर गया। ये कोई अपना फर्दर रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्लैनेट पे नहीं छोड़ पाए और ये इवोल्यूशनरी लाइन क्लोज हो चुका है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, डाइवर्स लाइन फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन को कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं? हेडेलबर्ग एंड निएंडरथल मैन। अब यहाँ से हम लोग फिर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, तो मॉडर्न मैन में जो आप देख रहे हैं निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन एंड लिविंग मॉडर्न मैन, ये तीन रिप्रेजेंटेटिव हैं मॉडर्न मैन के। मॉडर्न मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करते हैं तीन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड लिविंग मॉडर्न मैन। निएंडरथल मैन का जो जूलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। क्रो-मैग्नन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस फॉसिलिस और लिविंग मॉडर्न मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा कि मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, तो मॉडर्न मैन मतलब ये तीनों आ गए, तो इनका डायरेक्ट एंसेस्टर आंसर होगा होमो इरेक्टस। ध्यान रखेंगे, मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर होमो इरेक्टस। यदि पूछा जाए कि लिविंग मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, क्वेश्चन में लिविंग मॉडर्न मैन, लिविंग वर्ड का एक डिफरेंस आ गया, तो आपका आंसर होगा लिविंग मॉडर्न मैन मतलब होमो सेपियंस सेपियंस। जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं वो, तो इनका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन? क्रो-मैग्नन मैन। ध्यान रखेंगे आप, तो क्रो-मैग्नन मैन डायरेक्ट एंसेस्टर लिविंग मॉडर्न मैन का। अब यहाँ से कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ, आप ऐसे याद रखिए कि जो प्रायर टू एप मैन जिनको मैंने नाम दे रखा है, ये क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन वाले थे। प्रायर टू एप मैन मतलब ड्रायोपिथेकस, प्रोकॉन्सल, रामापिथेकस, सिवापिथेकस एंड केन्यापिथेकस, ये सब क्वाड्रीपेडल मतलब चार पैर पे चलने वाले ह्यूमन एंसेस्टर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलना किसने शुरू किया? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एग्जिस्टेंस पीरियड लिखा हुआ है, कब पाए जाते थे ये? तो 5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 1.5 मिलियन ईयर्स एगो तक ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में इनका एग्जिस्टेंस था, इस ड्यूरेशन, इस टाइम स्केल में। और आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो डायरेक्ट एंसेस्टर है होमो हैबिलिस का, ये होमो हैबिलिस को कब इन्होंने इवोल्व किया? तो होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवोल्व्ड माने जाते हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो, और फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस। तो फर्स्ट टाइम बाइपेडल लोकोमोशन किसमें था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। आप फिर याद रखिए, एक यदि क्वेश्चन आए कि एप्स और ह्यूमंस का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आंसर होगा। बॉडी
फर्स्ट टाइम किसका इरेक्ट था, तो जिसमें बाइपेडल लोकोमोशन फर्स्ट ऑफ ऑल आया, बॉडी उसी का फर्स्ट ऑफ ऑल इरेक्ट हुआ, तो आपका इसमें भी आंसर होगा ऑस्ट्रालोपिथेकस। अब ये याद रखिए कि होमो जो वर्ड है ये कम्युनिटी लाइफ, सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ एंड पेरेंटल केयर किसमें था, तो आपका आंसर होगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आप याद रखिए, होमो हैबिलिस फर्स्ट टाइम कम्युनिटी लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले ह्यूमन एंसेस्टर हैं जो केव्स वगैरह में रहते थे और अपने यंग वंस को पेरेंटल केयर से नॉरिशमेंट देते थे, पेरेंटल केयर इनमें पाया जाता था। आप फिर याद रखिए जो होमो हैबिलिस हैं इनको हैंडी मैन या स्किलफुल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो वेपन्स यूज किया है तो उसको इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये पहले एंसेस्टर हैं जिन्होंने जो स्टोन्स थे, जो बोन्स वगैरह अवेलेबल थे, जो भी सराउंडिंग में एज वेपन यूज किया जा सकता था लाइक बोन्स एंड स्टोन्स, तो इसको होमो हैबिलिस नुकीला बनाया करते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यदि पूछा जाए कि टूल मेकर कौन रहा है, फर्स्ट टूल मेकर कौन है, तो आपका आंसर होगा होमो हैबिलिस। ये स्टोन्स और बोन से अपने लिए धारदार वेपन्स बनाया करते थे। आप याद रखिए होमो हैबिलिस मीट ईटर नहीं थे, कार्निवोरस नहीं थे। तो ये होमो हैबिलिस जो हैं ये इनका एविडेंस है कि ये कार्निवोरस नहीं थे, तो फिर आखिर ये टूल्स बनाते क्यों थे, तो टूल्स का यूज ये सेल्फ डिफेंस के लिए करते थे। आप याद रखिए यदि पूछा जाए फर्स्ट टूल यूजर कौन है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रालोपिथेकस। थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस ध्यान रखिए, ये ऑस्ट्रालोपिथेकस फर्स्ट टूल यूजर है जबकि होमो हैबिलिस फर्स्ट टूल मेकर है। जो नुकीले स्टोन्स और बोन्स पाए जाते थे नेचर में, ऑस्ट्रालोपिथेकस उसे यूज करते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। आप याद रखिए ऑस्ट्रालोपिथेकस भी कार्निवोरस नहीं थे और होमो हैबिलिस भी कार्निवोरस नहीं थे। तो इन दोनों ने जो टूल्स यूज किया है वो सेल्फ डिफेंस के पर्पस से यूज किया है। फिर क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि कौन सा ह्यूमन एंसेस्टर है जो फर्स्ट ऑफ ऑल आग को यूज किया है अपने फीडिंग के लिए बॉइलिंग पर्पस से, तो डिफेंस पर्पस से, बॉइलिंग पर्पस से फर्स्ट ऑफ ऑल फायर को यूज किया है होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस को रिप्रेजेंट करते हैं जावा एपमैन, जिसका जूलॉजिकल नेम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस है। पेकिंग मैन होमो इरेक्टस का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, जिसे साइनेंथ्रोपस इरेक्टस साइंटिफिकली कहते हैं, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव हिडेलबर्ग मैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर का यूज किसने किया है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में कौन, जावा एपमैन। आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा याद रखिए यदि पूछा जाए कि कैनिबालिज्म किन में था, क्वेश्चन है कि कैनिबालिज्म आपके माइंड में चाहिए कैनिबालिज्म क्या है, तो जब एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज के डेड फेलो को खाए, जैसे कॉकरोच को खा ले, इंसान को खा ले, इस कंडीशन इज कॉल्ड कैनिबालिज्म। तो कैनिबालिज्म किसी में था या नहीं था, तो आप याद रखेंगे कैनिबालिज्म जावा एप मैन में भी था, पेकिंग मैन में भी था, निएंडरथल मैन में भी था। फिर आप ये याद रखेंगे कि रिलीजियस मैन किसे कहते हैं, किसको ये विश्वास था कि आत्मा अजर अमर है, मरने के बाद भी जीवन है, और इन विश्वासों के वजह से वो अपने डेड फेलो को दफनाते थे, साथ में फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेपन्स ये सब रख दिया करते थे। तो इस बेसिस पे उनको रिलीजियस मैन कहा जाता था। तो वो कौन थे, आप याद रखेंगे निएंडरथल मैन, ये इसका आंसर होगा। और निएंडरथल मैन को फर्स्ट ऑफ ऑल कपड़ा, क्लॉथ यूज करने का क्रेडिट जाता है। ये एनिमल स्किन से बॉडी को कवर करते थे। क्यों, क्या ये सिविलाइज थे, तो याद रखिए एक्चुअली इन लोगों ने कोल्डर एरियाज को इनहैबिट किया था। ये कोल्डर एरियाज में पाए जाने वाले ह्यूमन एंसेस्टर थे। इस वजह से बॉडी को हीट प्रिजर्वेशन पर्पस से, हीट लॉस को रोकने के लिए ये कपड़ा पहनते थे। इनका एग्जिस्टेंस पीरियड कब था, तो ये 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो, मैंने कहा 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो इनका निएंडरथल मैन का एग्जिस्टेंस था। फिर याद रखेंगे आप कि यदि पूछा जाए कि
केव पेंटर कौन रहा है ह्यूमन एंसेस्टर? तो आप याद रखिए क्रो-मैग्नन मैन रहे हैं केव पेंटर। इनका एग्जिस्टेंस पीरियड है 34,000 से लेकर के 18,000 ईयर्स एगो तक। और केव पेंटिंग के जो एविडेंसेस हैं कितने साल पुराने हैं? तो याद रखेंगे 18,000 ईयर्स एगो पुराने हैं वो, 18,000 ईयर्स पुराने हैं वो। लिविंग मॉडर्न मैन जो क्रो-मैग्नन मैन से इवॉल्व हुए हैं, लिविंग मॉडर्न मैन कब इवॉल्व हुए हैं? तो याद रखिए इनका एवोल्यूशन है 25,000 ईयर्स एगो। और वर्ल्ड वाइड जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 10,000 ईयर्स एगो हुआ है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। अब यहाँ से आप याद रखिए जो लिविंग मॉडर्न मैन है इसका जो 25,000 ईयर्स का एज है इसको हम लोगों ने 3 एजेस में बांट रखा है। सबसे पुराना इसका जो एज है उसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जो मिड एज है उसे मेजोलिथिक एज कहते हैं, और जो रनिंग एज है उसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक एज का जो मेन इवेंट रहा है इनका वो स्टोन्स बोन्स से अपने डिफेंस के लिए वेपन्स बनाना इनका मेन इवेंट रहा है। मेजोलिथिक एज का जो इनका मेन इवेंट रहा है वो है राइटिंग, रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री। और जो नियोलिथिक एज है इसे हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक ब्रॉन्ज एज और एक आयरन एज। ब्रॉन्ज एज गुजर चुका है, वो एग्रीकल्चर का एज था, एग्रीकल्चर के बिगिनिंग का एज था, और अभी हम सब आयरन एज में रह रहे हैं। फिर याद रखिए कि यदि क्वेश्चन एक आ जाए कि जो ह्यूमन का एवोल्यूशन प्लेस जो है वो क्या है, तो याद रखिए ड्रायोपिथेकस का जो फॉसिल है वो अफ्रीका से मिला है। प्रोकॉन्सल का जो फॉसिल डिस्कवरी है वो भी अफ्रीका से मिला है। लेकिन जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस का फॉसिल मिला है ये शिवालिक हिल्स, जो इंडिया का शिवालिक हिल माउंटेन का जो सीरीज है वहां से रामापिथेकस और शिवापिथेकस का फॉसिल मिला है, मतलब एशिया से मिला है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हो गया कि अफ्रीकन ओरिजिन है ह्यूमंस का कि एशियन ओरिजिन है, क्योंकि जो एंसेस्टर हमारे रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव जो एंसेस्टर रहे हैं उनका फॉसिल अफ्रीका और एशिया दोनों जगह से मिला है। तो इसका कैसे हम सब कंक्लूजन निकालते हैं, कैसे हम एक मैटर तक पहुंचे हैं? तो हम लोगों ने किया क्या है कि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है, निग्रोइड पॉपुलेशन, वहां से उस पॉपुलेशन से मेनी इंडिविजुअल्स का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया। एशियन पॉपुलेशन से भी हम लोगों ने डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और नोटिस किया, स्टडी किया कि किसके पॉपुलेशन के डीएनए सैंपल में मैक्सिमम वेरिएशन है। क्योंकि याद रखिए कि जिस पॉपुलेशन के डीएनए सैंपल में मैक्सिमम वेरिएशन होगा इसका मतलब है कि वो बहुत दिनों से, सबसे ज्यादा दिनों से वेरिएशन ज्यादा है, उसके डीएनए सैंपल में वेरिएशन ज्यादा है, यानी उसके पॉपुलेशन में म्यूटेशंस बहुत बार आए हैं, मेनी टाइम्स आए हैं, तभी तो वेरिएशन ज्यादा है। और म्यूटेशन यदि किसी पॉपुलेशन के जीनोम में ज्यादा यदि नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि म्यूटेशन ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा दिनों से इस प्लैनेट पे म्यूटाजेंस को फेस कर रहा है। तो हायर द वेरिएशंस, हायर द म्यूटेशन रेट, इसका मतलब है कि उसका इस प्लैनेट पे प्रेजेंस ज्यादा दिनों से, सबसे ज्यादा दिनों से है। तो जिसके पॉपुलेशन में ज्यादा वेरिएशन होगा इसका मतलब निकाला जाएगा कि वो इस प्लैनेट पे सबसे ज्यादा दिनों से है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हम स्टडीज के लिए जो डीएनए लेते हैं वो हम सब यूनिपैरेंटल डीएनए लेते हैं, वैसा डीएनए लेते हैं जो सिंगल पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता हो। तो इसके लिए या तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसका मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मदर से वो इनहेरिट होता है, या फिर वाई क्रोमोसोम का डीएनए यूज करते हैं जिसका पैटर्नल इनहेरिटेंस फादर से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। क्योंकि याद रखिए वेरिएशन का कारण अकेला म्यूटेशन ही नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशन होता है। तो हम सब ऐसा डीएनए प्रीफर करते हैं स्टडीज के लिए जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन ना आता हो, जिस डीएनए में सिर्फ जीन म्यूटेशन से वेरिएशन आता हो, वो डीएनए प्रीफर करते हैं स्टडीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है या उसका जो एग्जिस्टेंस कितना दिन पुराना है या उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इसके स्टडीज के लिए मोस्ट सुटेबल डीएनए कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिपैरेंटल डीएनए, वो हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर वाई क्रोमोसोम डीएनए।
तो हम सब ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन अफ्रीकन पॉपुलेशन में है। जो मैक्सिमम जिन म्यूटेशन नोटिस किया हम लोगों ने वो डीएनए सैंपल ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन में स्टडी किया है। तो इस बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमंस का जो ओरिजिन प्लेस है वो अफ्रीका रहा है। तो इस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हम सब खत्म करते हैं। इससे आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएंगे। आप एक बार बोर्ड को देख लें, बोर्ड पे जो आपके लाइक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो नोट कर लें आप, और इस तरह से आप आंसरिंग कर सकते हैं।